नमस्कार कक्षा 9वीं। हम पढ़ रहे थे समास। समास में अभी तक हमने समास की परिभाषा पढ़ ली है और तत्पुरुष समास है ना, समास का पहला भाग पढ़ लिया है। 6 भाग हैं इसके, है ना, 6 प्रकार हैं। तो 6 में से हमने पहला पढ़ा था तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के अंदर भी 6 समास होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये तीसरे वीडियो में हम तत्पुरुष समास के अंदर जो 6 प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी विभक्तियों को समझेंगे कि किस तरह से हम समास में विभक्ति को पहचान सकते हैं और उस विभक्ति के पहचानने पर हम समास को किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो हम ये चीज आज हम पढ़ेंगे। चलिए परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास के अंदर जितने भी और भी समास है उनके बारे में। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला इसका प्रकार है कर्म तत्पुरुष समास, है ना। अब कर्म तत्पुरुष समास में कर्म की विभक्ति को हमें समझना है ना। जिस समास में हम उसकी विभक्ति को समझ गए वहां पर हम समास को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी? को, है ना। इसको जब जहां कहीं भी को शब्द आएगा, दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में को आएगा, तो हम ये समझेंगे कि वहां पर कर्म तत्पुरुष समास है ना। कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए उसकी विभक्ति क्या है? को, है ना। ये वाली उसकी विभक्ति है। इस विभक्ति से ही हम समझ पाएंगे कि वहां पर कर्म तत्पुरुष समास मौजूद है। चलिए उदाहरण से देखते हैं कि आतिथ्य अर्पण। अब इस समास में क्या विभक्ति है या कौन सा समास है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम इसकी विभक्ति को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे, है ना। आतिथ्य को अर्पण या अतिथि को अर्पण। आतिथ्य अर्पण मतलब होता है अतिथि को अर्पण। अब यहाँ पर विभक्ति क्या आई है? को, है ना। विभक्ति हमारी को आई, मतलब अतिथि को अर्पण करना, अतिथि को देना, है ना, या अतिथि को निछावर करना। तो हम यहाँ पर कौन सा समास समझेंगे? कर्म तत्पुरुष समास, है ना, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति यहाँ पर आई है ना। और विभक्ति कौन सी है? को। कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है को, है ना। अब एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रहागत, ग्रह आगत, है ना। तो अब यहाँ पर उसका शब्द क्या बन रहा है? ग्रह को आया हुआ, ग्रह आगत, है ना। आगत मतलब आया हुआ, ग्रह मतलब घर, घर को आया हुआ व्यक्ति, है ना। तो इसकी विभक्ति यहाँ पर क्या हो रही है? को, है ना। इसकी विभक्ति भी को है। तो जहां पर विभक्ति को आएगी वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको वैकल्पिक प्रश्नों में यही पूछा जाएगा कि कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी, या कर्मधारय की विभक्ति क्या होगी, या अपादान की विभक्ति क्या होगी, है ना। तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। चलिए अभी अगला समास पढ़ेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास के बाद में करण तत्पुरुष समास। अभी हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास में हम दूसरा भाग देख रहे हैं इसका, है ना। दूसरा भाग है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी वो पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत पद में करण कारक, है ना, करण तत्पुरुष के अंतर्गत पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाता है। अब करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी? इसकी दो विभक्ति है, एक तो है से, है ना, एक विभक्ति हमारी होगी से, है ना। ये से जो है वो करण तत्पुरुष समास की विभक्ति है। दूसरी विभक्ति है द्वारा, है ना। ये जो द्वारा है वो भी इसकी विभक्ति है ना। तो हमने कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति पढ़ी थी को, और अभी करण तत्पुरुष समास की विभक्तियां हैं, दो विभक्ति है से और द्वारा, मतलब जिनके माध्यम से काम हुआ हो, है ना। इसमें हम क्या करेंगे करण में कि जिनके माध्यम से काम हुआ हो वो क्या होगा? करण तत्पुरुष समास, है ना। और इनकी विभक्ति क्या होगी? से और द्वारा। उदाहरण से समझते हैं, गुण युक्त, गुणों से युक्त, जो व्यक्ति गुणों से भरपूर हो, जिसके पास बहुत सारे गुण हो, उसको क्या बोलेंगे हम? गुण युक्त, है ना। तो अब इसको जोड़ने वाला शब्द क्या है? से, है ना, गुणों से युक्त। इसको हमने किससे जोड़ा है? इस पद को और इस पद को। पहला पद ये है, दूसरा पद ये
द्वितीय पद या उत्तर पद ये है। इन दोनों पदों को जोड़ने का काम किसने किया? से, है ना, गुणों से युक्त। लेकिन हमने यहाँ पर इसकी विभक्ति का लोप कर दिया, इसकी विभक्ति को हटा दिया, तो ये और सरल हो गया, ये और संक्षिप्त रूप में हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष समास। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर से की विभक्ति आई है। चलिए दूसरा वाला उदाहरण लेते हैं। तुलसी कृत। तुलसी व्यक्ति का नाम है, कृत मतलब रचना करना या बनाना या काम को करना, है ना। तुलसी द्वारा कृत, है ना। अब जैसे रामायण की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, है ना। जो रामायण है उसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है, या वाल्मीकि जी ने की है, या कंबन जी ने की है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पर द्वारा क्या है? हमारा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? करण तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है? द्वारा, है ना। तो उससे क्या शुरू है? तुलसी कृत, है ना। चलिए अगला देखते हैं, संप्रदान। तत्पुरुष समास के अंतर्गत तीसरा वाला है संप्रदान तत्पुरुष, है ना। अब संप्रदान में क्या हो रहा है? संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति, है ना। यहाँ पर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। अब संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए, है ना। अभी तक हमने दो देखे थे, पहला कर्म कारक, दूसरा करण कारक, है ना। तीसरा क्या है? संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसकी विभक्ति क्या हो रही है? के लिए, है ना। जहां पर के लिए की विभक्ति का लोप हो जाए या जहां के लिए को हटा दिया जाए वहां पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं कि गुरु दक्षिणा, है ना। अब इसका यदि पूर्ण रूप देखें तो गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। दक्षिणा तो और भी बहुत सारी होती है ना। किसी भिखारी को भी दान देना की दक्षिणा होती है, या किसी जरूरतमंद को भी देना होता है, वो भी दक्षिणा होती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली या विशेष रूप से किसके लिए बात की है? गुरु के लिए बात की, है ना। तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? के लिए, है ना। अब इस विभक्ति को यदि हम हटा दें, इस विभक्ति को हम लोप कर दें, तो क्या होगा हमारे पास? गुरु और दक्षिणा दो शब्द बचते हैं हमारे पास, पहला वाला पद और दूसरा वाला पद। इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? गुरु दक्षिणा, है ना। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, पुण्यदान, है ना। अब पुण्यदान में क्या होगा? पुण्य के लिए दान, है ना। दान तो हम बहुत सारे भी करते हैं, है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर विशेष रूप से पुण्य को कमाने की बात हो रही है ना। पुण्य के लिए बात हो रही है, तो उसके लिए बीच में विभक्ति क्या लगाई है? के लिए, है ना। मतलब इसका मतलब ये है संप्रदान में कि कोई भी काम हम जो कर रहे हैं उसका कारण होना चाहिए, उसका कोई कारण होना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। जो कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है वो सामने वाला पद है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि पुण्य के लिए दान, है ना। तो अब पुण्य और दान, ठीक है। इसमें से यदि हम के लिए विभक्ति को हटा दें तो क्या बच रहा है हमारे पास? पुण्यदान, ठीक है। तो इस तरह से यह संप्रदान की विभक्ति को पहचानने का तरीका है कि संप्रदान की विभक्ति है के लिए। जहां कहीं भी के लिए शब्द आता है तो वहां पर हमारा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए अगला हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत चौथा भाग है अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान तत्पुरुष समास में क्या हो रहा है कि अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है एवं पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित नहीं किया जाता, है ना। अब पहले इसमें एक चीज देखते हैं कि इसकी विभक्ति क्या है? से, है ना। जहां हमारी से विभक्ति आ रही है उसका संबंध अपादान तत्पुरुष समास से। दूसरा यह है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों ही पद अलग अलग होते हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध हम नहीं बता सकते हैं, है ना, कि किसी भी परिस्थिति में वो बदल सकते हैं, इसलिए उनका संबंध स्थापित नहीं किया जाता है, दोनों को साथ में नहीं रखा जाता है ना। अब वो कैसे होगा? रोग मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। यहाँ पर विभक्ति क्या है? से, तो क्या है? अपादान तत्पुरुष। अब एक शब्द है रोग, है ना, और एक है मुक्त, है ना। हो सकता है रोग से वो मुक्त हो या नहीं हो, है ना। तो इसमें क्या है? अब रोग मुक्त,
है ना। तो ये से की विभक्ति को हटाया हमने तो रोग मुक्त हुआ, है ना। और ये दोनों ही प्रधान है, मुक्त का मतलब है स्वतंत्र है, वो रोग से स्वतंत्र है, वो स्वस्थ है ना। अब दूसरा है कामचोर, काम से जी चुराने वाला, है ना। तो यहाँ पर विभक्ति क्या है, से, है ना। तो काम से जी चुराने वाला, जो व्यक्ति अपने काम से जी चुराता हो उसको कामचोर कहते हैं। तो इस तरह से ये अपदान तत्पुरुष हो गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं। तत्पुरुष समास जो पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पदों के बीच में संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन हमने पिछला वाला जो पढ़ा था उसमें क्या था संप्रदान में कि दोनों ही अलग अलग थे, दोनों में हम संबंध नहीं बता सकते। अपादान में, है ना, जो पिछला हमने अपादान पढ़ा था उसमें हम दोनों में संबंध नहीं बताते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों मुक्त होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोनों संबंधित होते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों का महत्व बराबर होता है ना। चलिए पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। अब इसकी विभक्ति क्या है, का, की, के, तीन विभक्तियां हैं इसकी संबंध की, है ना। अगर ये विभक्तियां लोप हो जाए, गायब हो जाए तो हम क्या समझते हैं संबंध तत्पुरुष। उदाहरण से देखते हैं भारत रत्न, है ना। अब इसका पूर्ण शब्द क्या बनेगा, भारत का रत्न, है ना, भारत का रत्न जो है। अब इसमें से का को यदि हटा दिया जाए, इस संबंध को, इस संबंध सूचक शब्द को हटा दिया जाए या इस विभक्ति को हटा दिया जाए तो शब्द क्या बनता है, भारत रत्न, है ना। वो रत्न जो भारत का है ना। तो भारत रत्न का संबंध किससे है, भारत से है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं घुड़ दौड़, है ना, घोड़े की दौड़। घुड़दौड़ का मतलब क्या होगा, पूर्ण वाक्य यदि हम देखें तो क्या होगा, घोड़े की दौड़, है ना। अब यहाँ पर विभक्ति क्या है, की, विभक्ति क्या है, की, मतलब दौड़ और घोड़े का संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, की, है ना। दौड़ किसकी है, घोड़े की, है ना, दौड़ का संबंध किससे, घोड़े से है। तो यहाँ पर संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, की कर रहा है ना। ये विभक्ति जो है वो संबंध बताने का काम कर रही है। तो घुड़दौड़ जो है वो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, है ना। चलिए अब इस तत्पुरुष समास में आखिरी और है अधिकरण तत्पुरुष समास, उसको भी पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा छठवां भाग है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का मतलब होता है जैसे जब्त करना, कोई चीज फॉरफिट करना, है ना, किसी चीज को जब्त करना या उस पर अपना अधिकार जमाना। तो यहाँ पर अधिकार वाली बात आ जाती है ना। अब देखते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है ना। अब अधिकरण की विभक्ति क्या होगी, मैं और पर, है ना, ये दोनों इसकी विभक्ति है। उदाहरण से देखते हैं कि सिर दर्द, है ना, सिर में दर्द, है ना, दर्द कहाँ है, सिर में है ना। तो ये कहाँ पर होगा, उसके अंदर होगा, मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में, है ना। हम यहाँ पर सिर की बात करें तो दर्द कहाँ पर है, सिर में। तो सिर में दर्द, कई बार बोलते हैं मेरे सिर में दर्द है ना, तो मैं बीच में बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे सिर दर्द है ना, इतना भी बोल देते हैं तो अपन समझ जाते हैं कि दर्द कहाँ पर है, सिर में है। तो मैं जो है वो इसकी विभक्ति है, इसका अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आप बीती मतलब आप पर बीती, मतलब स्वयं पर कोई घटना घटी हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आप बीती। तो पर जो है वो इसकी विभक्ति है ना। इन विभक्तियों के माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं। चलिए आप इन सब कारकों की विभक्ति अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। कल हम पढ़ेंगे अगले समास, जितने हमारे बचे हैं वो अगले हम पढ़ेंगे।